मोर्टेलिटी को कम करता है। तो ये एक जो दवाई इसमें निकल के आती है, जिसमें हम कई लोगों को आजकल प्रिस्क्राइब भी कर रही है दवाई, तो ये इस कोविड वेव में हमें एक नया हथियार जो हमें मिला है, ये इस दवाई के रूप में मिला है। उसके अलावा इसके जो मैनेजमेंट में या इसके इलाज में ज़्यादातर जो इलाज है वो इसी बात पे फोकस है कि कैसे हम पेशेंट के सिम्टम्स को कम करें, कैसे खांसी को कम करें, कैसे फीवर को कम करें। क्योंकि देखिए, कोई भी वायरल इलनेस है वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप शरीर से चली जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का वायरस है। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हमें शुरुआती प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास करने होते हैं। 4-5 दिन के बाद हर तरह का वायरल हो, चाहे कॉमन वायरल इलनेस जो हमें हर साल सीजनल होती है, वो भी इसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से ये बीमारी बिहेव कर रही है। रही बात इसकी क्या मोर्टेलिटी भी देखने में आई है, देखिए रिसेंटली बहुत सारी जो अखबार में रिपोर्ट छपी हैं कि कई प्रदेशों में एक जैसे दिल्ली में 3-4 केसेस, कई और प्रदेशों में 3-4 केसेस ऐसे आए हैं जिनकी मृत्यु को कोविड से के साथ जोड़ा गया और कोविड की वजह से इसको दिखाया गया। ज़्यादातर केसेस में ये वो पेशेंट थे जिनको इस पहले से कोई सीवियर बीमारी चल रही थी, गंभीर बीमारी चल रही थी, या उनको इम्यून स्टेटस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ था, जिनको इम्यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी। हमारे हॉस्पिटल मेदांता में भी कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसको हम एडमिट भी कर रहे हैं। उसमें से बहुत कम लोग एडमिट हो पाते हैं, ज़्यादातर ओपीडी बेसिस पे ही उसका इलाज हो जाता है। और हेलो जी डॉक्टर साहब बोलिए। संकल्प, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस बार की कोविड वेव कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाली। सिम्टम्स माइल्ड ही रहेंगे, जैसे कोई भी एक वायरल इलनेस जिसमें जुकाम सर्दी खांसी होता है उस तरह के सिम्टम्स ही रहने वाले हैं। और जिन लोगों को पहले से इम्यूनिटी की शिकायत है, जिनका पहले से कोई बहुत गंभीर बीमारियां चल रही हैं, हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत कुछ, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी वैक्सीन लिया ही नहीं, जिन्होंने आज तक कोई टीकाकरण किया ही नहीं, जो वैक्सीन से डरते थे, शायद उनके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। और या फिर ऐसे लोग या फिर जिन्होंने या तो बिल्कुल वैक्सीन भी नहीं लिया और जिनको कभी कोविड भी नहीं हुआ, उनके लिए थोड़ा सा ये खतरनाक हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लार्जर इंडियन पॉपुलेशन में ये कोई बहुत बड़ा वैसी डिसरप्शन करने वाला जो हमने देखने को मिली थी फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, जो डेल्टा वेव थी, उस तरह का तो कोई हमें अभी तक ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आ रहा जो कि इस वेव की वजह से आ रहा हो। उसके अलावा तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मैं समझता हूं कि आपने कोविड के बारे में जितना डर है, उस डर को आपकी बात सुन के लोगों के मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि उतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर एक बात, हमारे कई दर्शकों की तरफ से प्रश्न हमारे स्क्रीन बॉक्स में लगातार आ रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब, मास्क लगाना, फिजिकल दूरी करना, ये अभी से कितना शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रद्युम्न कुमार करके सतना से प्रश्न पूछ रहे हैं कि युवा व्यस्तता के कारण खान पान के डाइट प्लान का पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इससे कोई ज्यादा तकलीफ होगी क्या? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि मास्क लगाना, देखिए मास्क लगाना हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, तो देखिए अगर हम जापान का उदाहरण लेते हैं तो जापान और कोरिया जैसे देशों में ये एक आम कल्चर की बात है कि वो अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते भी हैं तो मास्क पहन के जाते हैं। उनको इस बात का वेट नहीं करना पड़ता कि उनके कोविड आएगा या नहीं आएगा। कोविड आने से पहले भी ये कल्चर थी, कोविड आने के बाद भी ये कल्चर है। तो ये उनकी कल्चर का हिस्सा बन गया कि आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं जहाँ पे ठसाठस मेट्रो भरी रहती है,
ऐसे में तो आपको चाहे कोविड हो ना हो, कोई भी बीमारी होगी तो आप कैच कर लोगे। तो मेरे ख्याल से मास्क लगाना तो एक कल्चर का हिस्सा हो जाना चाहिए अब। उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कोविड होगा कि नहीं होगा हमें। अगर आपने नॉर्मल खांसी गला खराब से भी बचना है तो मास्क लगाएंगे तो उससे भी बच जाएंगे। और हाँ, अगर आपकी ट्रेन में जहाँ पे आप ट्रेन ठसाठस भरी है, हमें एज ए पल्मोनरी फिजिशियन, जो हम चेस्ट फिजिशियन है, हमें तो ज़्यादा डर टीबी से लगता है, क्योंकि कोई खांस दिया तो पूरे बोगी में, पूरे डिब्बे में टीबी के कीटाणु फैल जाएंगे, तो लोग बाकी बीमारियों को भूल गए। तो मेरे ख्याल से मास्क लगाना एक अच्छी आदत है, मास्क लगाना चाहिए जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए। घर में मत लगाइए, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस में मत लगाइए। पर हाँ, जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, बसों में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, या किसी गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ अगर मास्क लगा लेंगे तो खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, पहले आपकी बात, जगन्नाथ पटेरिया कटनी से, सूखी खांसी बहुत दिनों तक आने पर क्या उपाय करना चाहिए जबकि अन्य कोई लक्षण नहीं है? हाँ, इसका मैंने जिक्र अपने प्रारंभिक उसमें भी किया था कि इस बार देखने में आ रहा है कि जो भी कोई वायरल इलनेस हो रही है, चाहे वो क्या कहते हैं इस कोविड की वजह से हो, या फिर इससे पहले हमें जो फ्लू आ रहा था, कॉमन फ्लू भी चल रहा था, उसकी वजह से H3N2 जो हम एक और वायरस इससे पहले चल रहा था, हालांकि दोनों का ओवरलैप हो गया, H3N2 के बाद ये कोविड भी ऊपर से आ गया, तो दोनों के ओवरलैप में हमने जो ये वायरल इलनेस निकल के आ रही है, इसमें देखा कि खांसी थोड़ी लंबी खिंचती है। इसका एक ही रीज़न है कि खांसी की वजह से एक ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है, जो कि सांस की नलियों में होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है। पेशेंट अस्थमा के पेशेंट की तरह बिहेव करता है, अस्थमा का पेशेंट ज़्यादातर खांसी करता है। तो ऐसे में अगर आप किसी चेस्ट फिजिशियन के पास जाते हैं, उनकी सलाह से आप थोड़े दिन के लिए नेबुलाइजेशन ले सकते हैं सुबह शाम में, या फिर एक इन्हेलर ले सकते हैं 10-15 दिन के लिए, साथ में एक एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लीजिए। मेरे ख्याल से उससे काफ़ी हद तक खांसी का निदान हो जाता है, और मेरे ख्याल से उसके बाद ज़्यादा किसी और दवाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसको एज ए सब क्लिनिकल अक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर सिमिलर टू अस्थमा मान के अगर ट्रीट करें तो जल्दी खांसी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे अनेक दर्शक महाराष्ट्र से, नागपुर से जुड़े हैं। विकास जी उस से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, कोविड के 2 टीकाकरण हुए, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगी, तो क्या हमें कोविड हो सकता है? हमें कोई खतरे की परिधि में हम हैं? एक कई दर्शक हमारे 60-70 लोगों ने लगभग ऐसे सवाल पूछे हैं कि यदि हमारे पास 2 कोविड डोज लगे और बूस्टर डोज भी लगा लिया, तो क्या हम कितने सुरक्षित हैं, या वो डोज का असर खत्म हो गया है? देखिए, ना तो डोज का असर खत्म हुआ है, ना ही आप सुरक्षित है। देखिए, आप वैक्सीन के कंसेप्ट को समझिए। वैक्सीन का मतलब ये नहीं था कि आपको कभी बीमारी होगी नहीं। वैक्सीन का जो मेन उद्देश्य ये था कि अगर आपको बीमारी होती भी है तो वो बहुत कम बीमारी हो, जिसका असर अब देखने में भी मिल रहा है। देखिए, ये वायरस जो पहले के वायरस थे उनसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है इस टाइम, परंतु उसका हमें असर दिखाई नहीं दे रहा वैसा। ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा म्यूटेटेड वायरस है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। उसका असर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने इम्यूनिटी की दीवार खड़ी की हुई है अपने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। पहली दीवार हमने खड़ी की जब हमने 2 शॉट वैक्सीन के लिए, उसके बाद उसके ऊपर एक और परत लगाई हमने जब हमने क्या कहते हैं बूस्टर शॉट लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत मोटी परत जब लगाई जब हमें कभी ना कभी एक नेचुरल इन्फेक्शन हो गई, जो कि माइल्ड इन्फेक्शन या माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होकर निकल गया, जिससे हम बच गए। तो इतनी मोटी मोटी परत लगाने के बाद हमारी जो इम्यूनिटी की वॉल है काफ़ी मजबूत हो चुकी है। अब इसके ऊपर कोई भी वेरिएंट आए तो उतना असर नहीं करेगा, तो एक माइल्ड इलनेस, फ्लू लाइक इलनेस होकर रह जाएगा। वैक्सीन का मतलब कतई ये नहीं है कि आप 100% सुरक्षित हो जाएंगे, इसके बाद कभी आपको कोविड होगा ही नहीं। तो ये वैक्सीन का गलत कॉन्सेप्ट है। शुरू से ही इस बारे में हम जानकारी देते आए हैं कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आपको आगे कभी होने नहीं वाला, होने वाला है, जरूर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर होना है तो जरूर होगा, अगर आप किसी के संपर्क में आएंगे, परंतु उसका असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही अपने पैरासीटामोल या थोड़ी बहुत एंटी एलर्जी खा के अपना इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे श्री रीता पासवान प्रयागराज से पूछ रही हैं कि आजकल ये खांसी की दवाई के रूप में बहुत सारे लोग डोज लेते रहते हैं, और सच कहें तो कोई खांसी की आती है
और मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। और देखिए वो दवाइयां कितनी ठीक हैं कितनी नहीं है उससे भी महीने महीने भर तक परेशान है। ऐसी चलती फिरती दवाइयों में कोई हानिकारक तत्व तो होते हैं क्या? कुछ युवा लोग उसको बाद में फैंसी ड्रेल या उसको नशे के रूप में भी आदी हो जाते हैं। देखिए आजकल के जो कफ सिरप है उनको काफ़ी हद तक सेफ बना दिया गया है। आजकल के जो कफ सिरप आते हैं उनसे बहुत कम चांसेस है कि कोई नशे का आदी हो जाएगा, क्योंकि ये इशू पहले भी कई सालों में खड़े हुए हैं। और जिन भी कफ सिरप में ऐसे पदार्थ है जिनसे मरीज आदी हो सकता है उनका, या उनसे नशे का आदी हो सकता है, उन पे बैन लगा दिया गया, उनको हटा दिया गया मार्केट से। तो आजकल के जो अगर किसी कफ सिरप का कोई आदी होता है तो मेरे ख्याल से अपना नुकसान ही करेगा बजाय कि नशे का उसको उपयोग करेगा। तो दूसरी बात रही कि क्या ओवर द काउंटर किसी फार्मासिस्ट से ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखिए भारत में जो मरीजों की साइकोलॉजी है वो कम से कम पैसा खर्च किए, कम से कम शरीर को तकलीफ दिए खुद से इलाज करने की रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सरकारी अस्पताल में भी जाके किसी क्या कहते हैं अच्छे चेस्ट फिजिशियन या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तब भी वो आपको एक सही उपाय बता सकता है, सही इलाज बता सकता है। तो डॉक्टर्स पे विश्वास कीजिए, उनसे संपर्क जरूर कीजिए। खुद से दवाइयाँ करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और सोसाइटी का भी नुकसान करेंगे। डॉक्टर साहब, एक अमरावती से रंजीत पांडे जी पूछ रहे हैं कि अभी अभी सरकार ने जो सैनिटाइजर यूज करना और फिर से जो है कपड़े धोना, घर के बाहर छोड़ के आना, क्या इस सब करने की अभी जरूरत है? देखिए हाँ, उस स्केल पे तो नहीं जितना हम पहले देखते थे। पहले तो शायद डर ज़्यादा था, जानकारी कम थी, अब जानकारी ज़्यादा है, डर उतना नहीं है। इसलिए शायद ये क्वेश्चन भी निकल के आया कि डर तो उतना है नहीं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। स्वच्छता से रहना, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनना, ये कोई आप कोविड वेव की मोहताज नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रहना चाहिए कि आप स्वच्छता से रहें, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करें। चाहे कहीं भी आपने किसी गंदी जगह को टच किया, जैसे हम हॉस्पिटल्स में किसी जगह को टच करते हैं उसके बाद अपने हाथ को साफ करते हैं, उससे इन सब बातों में आप खुद भी सजग रहिए। तो इसके लिए कोई कोविड का इंतज़ार करने या कोविड की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं कि कोविड आएगा तब हम ये सब सावधानियां बरतेंगे। अब वैसे भी बरत सकते हैं। इसमें ये जनरल से ही क्या कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने की वो हैं पॉइंट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कोटेश्वर राव हैदराबाद से पूछ रहे हैं, आपकी चर्चा लगता है देशव्यापी तो हो गई, अंतर्राष्ट्रीय भी है, कुछ बाहर के लोग भी जुड़े हैं। इनका कहना है कि क्या फिर से हवाई जहाज में आवाजाही या बसों में सीट खाली करके चलने का इतना सब अभी सावधानी सतर्कता की जरूरत है? देखिए सतर्कता की जरूरत तो हमेशा ही है, वो अभी नहीं है, वो हमेशा। जब ये वेव चली जाएगी उसके बाद भी सतर्कता तो बरतनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इससे डिसरप्शन होगा पब्लिक ऑर्डर में या किसी भी चीज़ में, कोई डिसरप्शन नहीं होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो जनता के मन में या लोगों के मन में जो डर रहता है कि क्या इससे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर कोई असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना कोई सेवाएं बाधित होंगी, ना कोई आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उसको रोका जाएगा। मेरे ख्याल से इससे कुछ होने नहीं वाला। और हाँ, अपनी और अपने परिजनों की सुख सुविधा के लिए, उनको बचाने के लिए आप कोविड उपयुक्त उपाय करते रहिए, मास्क लगा के रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अधिकांश लोगों के उत्तर यही है कि हमने कोविड हुआ था, हमको पहली लहर में ही हुआ था, काफी लंग्स वीक हो गए थे, बाद में इतनी तक स्थिति हो गई, चलने फिरने में दिक्कत आती थी। तो लोगों का सवाल है कि क्या ओवरडोज के कारण, एक भ्रांति ऐसी है कि किसी का हार्ट फेल हो गया, अब उसको कमजोरी आ गई, चल फिर नहीं पाता है, तो उस समय ज्यादा तेज दवाइयां लेने के कारण उनका असर अभी भी हो रहा है क्या? देखिए उस टाइम पे बहुत तरह की दवाइयाँ दी गई थी, अब कौन सी दवाई का कितना असर आया अभी बिना पूरा उसको समझे तो कुछ बताया नहीं जा सकता। परंतु कुछ चीज़ें निकल के आई थी। कई लोगों ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद शायद शरीर में कमजोरी आती है, शायद युवा लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही है, परंतु ये इनका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आया। भारत सरकार ने ICMR को बोला कि आप एक स्टडी कंडक्ट कीजिए जिसमें देखा जाएगा कि क्या वाकई में वैक्सीन लेने के बाद युवा लोगों में
हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब हम कुछ उसके बारे में कंक्लूसिवली बोल पाएंगे। तो भारत का आईसीएमआर इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टडी कर रहा है कि वैक्सीन या कोविड से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, क्या इनका कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ, या जो कि एक रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि कई लोगों में ऐसा देखने में आया कि जो यंग और स्वस्थ लोग थे उनको भी हार्ट अटैक आ गया। तो ये उस स्टडी के बाद हमें पता चलेगा, तो हमें भारत सरकार की स्टडी की वेट करनी चाहिए, इसका क्या रिजल्ट आता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक आपने बीच में सवाल टीबी का किया था। हमारे एक दर्शक हैं पंडित राम नारायण गंगेले, ये पूछ रहे हैं कि हमारे श्वास की तकलीफ है, श्वास उखड़ना बोलते हैं गांव की भाषा में, तो इसका क्या इलाज है? और ये पैरों में तलवे में तेल लगाते हैं, आयुर्वेदिक कुछ उपयोग करते हैं, वो उपयोगी होता है कि नहीं होता है? देखिए, सांस के लिए तो तेल लगाने से तो कुछ नहीं होगा। आप एक चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए निकटतम, जो भी है वो आपको एक बार चेक करेगा, लेकिन पता टीबी लगाएगा की चर्चा इन्होंने की है कि खांसी टीबी में बदल जाती है, ऐसा एक विज्ञापन सरकार का आता है। नहीं, टीबी में कभी बदलती नहीं है, वो खांसी टीबी की ही होती है, वो जिसको इग्नोर किया जाता है 3-3 हफ्ते तक। तो इसका मतलब है अभी तो लगभग सबको 3-3 4-4 हफ्ते से खांसी आ रही, तो टीबी टेस्ट कराना चाहिए क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। टीबी की खांसी जब होती है तो हमें पता ही नहीं चलता, बहुत ग्रेजुअली शुरू होती है। उसके साथ दूसरे लक्षण भी होते हैं, बलगम का आना, पीले रंग की बलगम का आना, भूख की कमी हो जाना, और साथ में हल्का हल्का बुखार आना। जो कोविड में हमें जो खांसी हो रही है, ये हमें पता है कि हमारा गला खराब हुआ था, हमें जुकाम लगा था जो कि वायरल की तरह हुआ था, और इसके बाद सिर्फ खांसी रह गई, अब और कुछ नहीं है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जी। तो खांसी के साथ बलगम का आना, वजन का कम होना, हल्का बुखार आना, तो वो टीबी के लक्षण बताता है। इसमें हमें पता है कि इसका एक डेफिनेट ओरिजिन था, जब हमारा गला खराब हुआ था, हमें नाक से पानी आया था, आंखों से पानी आया था, हमें जुकाम लगा था, तो उससे पेशेंट को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वायरस के बाद ही हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक मनोज सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ दिमागी बुखार बहुत चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए एकदम आदमी 2-3 दिन में ही मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। तो दिमागी बुखार का और क्या कोविड का कुछ अभी उसके कारण बढ़ा है क्या? देखिए, दोनों अलग अलग बीमारियां, दोनों के अलग अलग कारण हैं। जो एंसेफेलाइटिस होता है उसके अपने कारण है, उसके अपने अलग वायरस हैं। कोविड एक अलग वायरस है जो कि अपर रेस्पिरेटरी से लेकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। अगर आपके किसी भी संबंधी में या बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उसको दिमागी बुखार है, तो मेरे ख्याल से तुरंत ही आप निकटतम किसी फिजिशियन को दिखाएं और इसका उपचार कराएं। अदरवाइज इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक राजकुमार छजेर जी अभी अभी कोलकाता से जुड़े हैं। उनका कहना है कि सेवा न्यास की परिचर्चा बड़ी उपयोगी होती है। मैं डॉक्टर साहब को सुनता हूं और डॉक्टर साहब ने जो अभी बातें बताई उनके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन इनका सीधा एक छोटा सा सवाल है कि ये कोविड हमेशा चलने वाला है क्या? इसके मन में एक डर होगा, कोविड-19 हो गया तो उसके बाद कितने वेरिएशन आते रहेंगे? इसमें कुछ स्टडी कुछ हुई हो? ये राजकुमार छजेर जी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, थोड़ा इसका समाधान कि आईसीएमआर वगैरह क्या कहता है देसी भाषा में? मैं हाँ देसी भाषा में बता दूं, कोविड कोई नई चीज़ नहीं है। कोविड बहुत काफ़ी सालों से है, बल्कि पिछले 40-50 साल से कोविड हमारे बीच है और हर साल हमें अफेक्ट भी करता है। इस बार क्या प्रॉब्लम हुई थी कि एक नया वेरिएंट आया था 2019 में, कि जो कि ज़्यादा खतरनाक था। उससे पहले ऑलरेडी 6 से 7 वेरिएंट घूम रहे हैं हवा में, जिसको हम कॉमन फ्लू की तरह हर साल जो हमें खांसी जुकाम हो जाता है, तो उनमें अपने को पता भी नहीं चलता होगा कि कई बार वो कोविड के वेरिएंट से हो जाता है, जो कि 2019-20 से पहले भी होता था हमें। तो ऐसा नहीं है कि कोविड रहेगा नहीं रहेगा, कोविड तो रहेगा, कोविड तो रहने वाला है, वायरस कहीं जाएगा नहीं। तो ये होगा कि कोविड जैसे दूसरी खांसी जुकाम छोटी मोटी सर्दी खांसी हो जाती है हर साल, उस तरह का एक छोटा वायरस बन के रह जाएगा जो ये नए वायरस आए वो भी। तो जो कोविड के वेरिएंट इस वेव से, जो 2020 की जो पहली वेव थी उससे पहले भी मौजूद थे और उसके बाद भी रहेंगे। हमने क्या किया है कि हमने वैक्सीन वगैरह लगा के जो इस बार के खतरनाक वेरिएंट थे उनके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर ली है। अब इसके बाद भी हमें कोई सुरक्षा नहीं है कि नया वेरिएंट नहीं आ सकता जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक होगा, जो हमारी वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी भेज देगा, हमें नहीं पता।
जब तक ये रहेगा इंसान धरती पे, तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, और ये हमेशा से आती रही है, हमेशा से आती रही है, कोई नहीं है, रामायण काल से चली आ रही है। धन्यवाद डॉक्टर कोड़ साहब। कोड़ कोड़ को तो हम जानते ही हैं, कोड़ कितनी पुरानी बीमारी है, जी जो मतलब सदियों पुरानी बीमारी है, वो भी एक इन्फेक्शियस बीमारी है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक हमारे गांव से जो है पूछ रहे हैं कि एक और सवाल अजीब टाइप, बहुत सारे सवाल मैं इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लगभग कॉमन सवाल हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक पूछे है, सांस की बीमारी, उनका पेट साफ नहीं होता है, तो इसका पेट साफ होने से सांस का क्यों संबंध, हमें समझ में नहीं आता है। ये देखिए हमारे कोविड, साथ हाँ, मैं उसको तो नहीं, बट कोविड में हमें देखने में आया कि कोविड के जो वायरस है, वो कई लोगों में उन्होंने ये पाचन तंत्र को भी अफेक्ट किया, जो पेट था उसको भी अफेक्ट किया, कई लोगों में डायरिया हो गया, कईयों को पाचन तंत्र में अफेक्ट आ गया। हालांकि ये इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड थे, जो कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए ही थे, बट कईयों में इसका असर देखने को मिला, और बट ग्रेजुअली चला जाता है, जैसे ही वायरस शरीर से निकलता है ये सब इफेक्ट चले जाते हैं। ये किसी भी वायरल इलनेस में इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि डायरिया हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर ML वर्मा जी हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं और बहुत बड़े यज्ञ हवन पूजन घंटे भर तक योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं। फिर भी अभी आफ्टर कोविड ये बहुत बीमार हो गए थे, इनके पर्चे भी हमने आपको देखने के लिए भेजे थे। हाँ जी सर। हमारे चाचा जी हैं, बड़े हैं, नौगांव के हैं। इनका सवाल है, अभी आपसे मिले भी थे जब आप नौगांव कैंप में आए थे। इनका सवाल है कि हम इतना योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, फिर भी हमें श्वसन की बीमारी क्यों हो गई, लंग्स इनके इतने वीक हो गए। लोग तो कहते हैं प्राणायाम करो तो अच्छा होगा, इनके बहुत वीक लंग्स हो गए हैं और कोई कारण नहीं इनको, और इतने हो गए थे कि आईसीयू में जाना पड़ा इनको। तो नहीं, आपसे ये मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, अगर ये कोविड के बाद हुआ है तो कोविड का इफेक्ट हो सकता है, जो कि देखिए इसका सीधा सीधा रीज़न तो हमें पता ही चल रहा है कि एक वायरस ने आपको अफेक्ट किया, वायरस ने आपको बीमारी दी, वायरस के बाद उसका इफेक्ट रह गया, उस बीमारी के बाद कोविड की वजह से हुआ, तो ये हो सकता है। वरना क्या कहते हैं, शरीर में कई बार फेफड़े सिकुड़ने की बीमारियां हो जाती हैं, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, ILD, जिसके पीछे कभी कोई कारण नहीं मिलता, उसकी वजह से भी सांस की बीमारी हो सकती है, फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं। तीसरा कारण जो हमारे देश में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है कि COPD हो जाना, अस्थमा लाइक बीमारी है, जो कि पोल्यूशन की वजह से या धुएं की वजह से हो जाती है, जिसमें आदमी को खांसी आती रहती है, बलगम आती रहती है, सांस फूलता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, जो कि ओल्ड एज में जाके ज़्यादा पता चलता है। चौथा हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज हो, जिसकी वजह से आपका सांस फूलना हो सकता है, फेफड़े की बीमारी ना हो, हार्ट की बीमारी हो। तो ये सब जांच का विषय है। अब आपको क्यों सांस की बीमारी हो रखी है, तो आगे जैसे जांच करवाएंगे तो सब समझ में आएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये लगभग हम देख रहे हैं कि सभी के सवाल एक जैसे ग्रुप में है, फिर भी मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। एक विकास मिश्रा जी नागपुर से, रीवा से, मनोज सिंह, श्रीराम निछारिया हमारे धौररा से, सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, बुंदेलखंड के बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और उनका एक सवाल है कि डॉक्टर साहब, ये अनुलोम विलोम और प्राणायाम वगैरह से क्या कोविड से बचा जा सकता है? देखिए, कोविड से ही क्यों बचना, आपको हर तरह की बीमारी से बचना है, इसलिए ये करते रहिए, ये अच्छी चीज है, व्यायाम तो करते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा तो आप बचिए शुगर से, सबसे ज्यादा बचिए BP से, हाई BP से, जिससे बचना ज्यादा जरूरी है। जो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, कोविड तो आके चला जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमारे भीमकुंड से एक शिक्षक हैं, वो पूछ रहे हैं कि साहब आजकल हमारे गांव में कोई डॉक्टर के पास दिखाओ तो बहुत सारा लंबा पर्चा 10-12 दवाइयों का लिख देता, और जब हम दिल्ली के अस्पताल आते हैं तो सब घटाई करके 2-3 कर देते हैं। इसके बारे में, अच्छी मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन, इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हो सकता है इस चर्चा से हटके बात हो, मगर आप जैसा सरल उत्तर देने वाला है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। ये चीज हमने भी देखी है। देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे जो दूसरे छोटे शहरों से आते हैं, जब हमारे पास मरीज, तो हम देखते हैं कि पूरा पर्चा भरा रहता है दवाइयों का, हालांकि उसको 1 या 2 दवाई की जरूरत होती है। तो हमें शायद ये लगता है कि वहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनको कंपल्शन रहती है कि जब तक हम 5-6 दवाइयाँ नहीं लिखेंगे
तब तक हमें अच्छा डॉक्टर माना ही नहीं जाएगा। तो शायद वहाँ के कल्चर में ऐसा आ गया है, या फिर उनको लगता है कि 5-6 दवाइयाँ लिख दो, जो जो लगी ठीक है वो, या फिर तीसरा ये आ गया कि कुछ दवाइयाँ आपको ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, उनके साथ में अपनी फार्मेसी की शॉप होगी तो हर तरह की दवाइयाँ आपको देना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि देखिए, तभी वो कहते हैं ना कि क्वालिटी के लिए फिर आपको दिल्ली भी आना पड़ेगा, यहाँ पे खर्चा भी होगा, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे क्या कहते हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं अपने गांव शहरों छोटे शहरों में फैलेंगी, जब यहाँ के बड़े डॉक्टर निकल के छोटे शहरों में जाएंगे, गांव तक जाएंगे, तो ये सारी जो त्रुटियां हैं इन सब चीज़ों में, जो एक नहीं होनी चाहिए बातें, उन सब में थोड़ी हेल्प मिलेगी जब वहाँ पे अच्छे डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर छोटे शहरों में जाने शुरू हो जाएंगे। जब जीवन स्तर सुधरेगा, डॉक्टर क्यों नहीं जाते जब जीवन स्तर बड़े शहरों में ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद ये डॉक्टरों की तरफ से भी एक सेल्फिश थॉट है, बट जीवन स्तर बड़े शहरों में ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर निकलना नहीं चाहते बड़े शहरों से। जब इकोनॉमी बढ़ेगी भारत की, छोटे शहर भी विकसित होंगे, तो डॉक्टर भी फिर वहाँ जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगले 10-20 साल में हो जाएगा ऐसा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ दर्शक हैं मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज और आपके टीकमगढ़, झांसी, मऊरानीपुर। एक हम इनके नाम शायद लेने में वो नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं कि हम उनके भाव को केवल बता रहे हैं। एक ज्योति करके मिर्जापुर से हैं, ये लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ कुछ पानी खराब होता है, उसके कारण भी लंग्स खराब होते हैं क्या? ये जो सोनभद्र मिर्जापुर का एरिया है, वहाँ का कुछ हार्ड वाटर है कोयलरी एरिया होने के कारण। इसके देखिए, लिए सीधा सीधा उसका लंग पे कोई प्रभाव नहीं है। अगर नहीं आप है। सीधे पूछें तो ऐसा कोई उससे लंग्स पे कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, उससे और तरह की बीमारियां हो सकती हैं, शरीर में पेट संबंधित बीमारियां हो सकते हैं, कोई जीवाणु या कीटाणु उससे आप ले सकते हैं, तो हेपेटाइटिस या डायरिया वगैरह हो सकता है, बट सीधा सीधा फेफड़े पे कोई असर नहीं है पानी हार्ड होने से उससे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक रेणु शर्मा जी दिल्ली से जुड़ी हैं, उनका सवाल है कि इस तरह की परिचर्चाएं होते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे सरल शब्दों में बात कहे हैं। उनका केवल एक सवाल है कि आजकल हम लोगों ने कुछ नाक में तेल, शरीर में तेल, इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है, तो ये कितना अच्छा है या खराब है? देखिए, मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, तो हमें तो ये सब सिखाया नहीं जाता। तो हमें फिर भी फिर भी नहीं, फिर भी जो नहीं, है इसका कोई साइंटिफिक, एलोपैथी देखिए कोई एलोपैथी और साइंटिफिक, दोनों मिक्स सी हो गई कोविड के बीच में। हम आज हाँ, कोविड की चर्चा के बात कर रहे हैं। देखिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है किसी चीज़ का। देखिए, जी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब चीज़ों से कोई ठीक होता है। जो भी एविडेंस हमारे पास है, जो भी हम जिसके बारे में प्रामाणिकता से बोल सकते हैं, वो यही है कि आप अपने वैक्सीन लगवाइए, अपनी डोजेस पूरी कीजिए, और अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए। कोविड से बचना है या कोविड से नहीं भी बचना है, किसी और वायरल इलनेस से बचना है, तब भी आप अपने आप को सुरक्षित इन सब चीज़ों के दायरे में बंद के काम कीजिए। इन सब का एविडेंस है हमारे पास। बाकी तेल लगाना या फिर कोई और उपाय करना, घरेलू उपाय करना, हालांकि हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। लोगों में गलत धारणा है कि एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेदा के खिलाफ होते हैं, परंतु क्या कोई सही तरीके से आयुर्वेदा का प्रयोग करता है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ तेल लगाना एक आयुर्वेदा के दायरे में आता है। आयुर्वेदा को अगर ठीक ढंग से उसका प्रयोग किया जाए या उसकी सही जानकारी हो, तो हम भी उसके समर्थन में हैं। तो ऐसा कोई कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि हम भी इस देश के ही, हम भी इसी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपचार मिले, तो हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने बहुत अच्छा कमेंट्स लिखा है कि मैं इस समय बंगलोर में आई हुई हूँ और यहाँ से आपकी चर्चा को अटेंड करे हैं। न्यास की हर एक चर्चाओं में भाग लेती हूँ। आपकी बात सुन करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इस तरह से ऐसी चर्चाएं जरूर जारी रखिए। मैं अपने दर्शकों को भरोसा दिलाता हूं कि आज हमारी ये पहली चर्चा है। कई लोग शायद समय पे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। हमारे परेश सिन्हा तो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, शायद वहां पे अभी रात होगी। हाँ संकल्प जी। लंदन से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे रंजीत जी, नोएडा बैठ के कल पूरी रात काम किए, क्योंकि टीम सबसे सस्ता, सर्वाधिक ज्यादा जगह तक बिना किसी रुकावट के चलने वाला ऐप है। मेरी प्राथमिकता थी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से ही हम चर्चा करते रहें,
तो हम इसी पे चर्चा जारी रखें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नितिन मिश्रा ने हमारे ने खूब तैयारी की है। सबसे ज्यादा जो सचिन त्रिपाठी बैठे हैं और चर्चा को मॉडरेट कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज अनेक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं डॉक्टर साहब, हमने लगभग 15-20 हजार लोगों तक आपकी फोटो और आपका पर्चा और आपकी बात भेजी है। कई लोग जुड़ पाते हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं। मुझे लगता है सब आपकी पुरानी चर्चाएं भी हमने सेवा न्यास के यूट्यूब पे डाल रखी हैं। उन यूट्यूब की चर्चाओं को लोग सुनते हैं, हमें देखते हैं, उनकी बड़ी संख्या में 18-20 हजार व्यूअर्स उसके हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो जो है बाद में नहीं सुन सकते, वो बाद में भी हमारी चर्चा सुनते रहे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका हमेशा सानिध्य मिलता रहेगा और आगे आप भी रहेंगे। एक दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल किया, डॉक्टर साहब हम 10 मिनट और चर्चा चलाएंगे, आपको जाने की जल्दी होगी शायद लगता है। नहीं नहीं, सो के अब बात कर सकते हैं। एक 5-10 मिनट की चर्चा और रखेंगे कि अभी जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उनका कहना है कि बुखार बहुत लंबा चल रहा है, वायरल बुखार ऐसा फैल रहा है कि ये 15-20 दिन के पहले ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या डोज ज्यादा बढ़ते जा रहा है, कोई नया टाइप का वेरिएंट मार्केट में है? स्थानीय डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां लिख देते हैं कि किसी न किसी से तो ठीक हो जाए, इसकी टेस्टिंग में कुछ आ नहीं रहा है। देखिए 15-20 दिन तक तो इस वायरस का, कोई भी वायरस है जो कि आजकल के हैं, वो नहीं चलना चाहिए। अगर किसी का बुखार 15-20 दिन या 3-3 हफ्ते तक चल रहा है तो आई थिंक उसकी प्रॉपर उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कितना लंबा बुखार क्यों चल रहा है। शायद या तो डायग्नोसिस में कमी है, शुरुआत में ही कोई कमी रही है कि आपका डायग्नोसिस ही गलत था, या फिर उसके साथ साथ कोई और दूसरी बीमारी भी चल रही है जो कि पता नहीं चल पा रही। अगर कोविड की बात की जाए, कोविड की वजह से फीवर की बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज़्यादा बुखार रहना चाहिए। खांसी में जरूर मान सकता हूँ कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते खांसी रह सकती है, बट बुखार नहीं, मुझे लगता है कि 3-3 हफ्ते रहना चाहिए। बुखार अगर 3-3 हफ्ते रहता है तो अपने जनरल फिजिशियन जो भी आपके या चेस्ट फिजिशियन जो है, तो क्या कहते हैं, उनसे जरूर संपर्क करें और इसके आगे इसकी जांच करवाएं कि इतना लंबा फीवर नहीं खींचना चाहिए अगर वायरल इलनेस है। एक दर्शक ने लखनऊ से कहा है कि एनी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर चिल्ड्रन, देन हाउ अबाउट लीक फ्रॉम वुहान लैब? नहीं, ये बड़े वुहान लैब से कैसे लीक हुआ? दर्शक हैं जो सेवा न्यास से जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं। तो ये पूछ रहे कि वुहान लैब से कैसे लीक हुआ? ये तो अमेरिका भी नहीं पता कर पाया। बट इनका है कि एनी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर चिल्ड्रन? नहीं, कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है जी, बल्कि बहुत जरूरी से ज़्यादा प्रिकॉशन हमें खुद को मालूम ही चल गई है इतने सालों में, 3-4 साल में। आम लोगों को ज़्यादा पता है, तो कोई नहीं, जो प्रिकॉशन एक पहले से चली आ रही है वही प्रिकॉशंस है। बच्चों को वैक्सीन आए थे बीच में, शायद उससे पहले ही वेव इतनी कम हो गई तो लोगों ने बच्चों के वैक्सीन नहीं लगवाए। उसके अलावा अपने बच्चों की वैक्सीनेशन, जो नॉर्मल रेनबो वैक्सीन जो भारत सरकार जो चलाती है, उसका रखिए। और ज़्यादा बच्चों में कभी भी अफेक्ट नहीं किया, चाहे वो सेकंड वेव थी चाहे फर्स्ट वेव थी, और अभी भी बच्चों में कोई बहुत सीवियर इलनेस से हो नहीं रही है कोविड से। मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी फोटो स्टिल हो गई है। आपको सुन पा रहे हैं, राकेश भैया का फोन शायद अटक गया है। ओके ओके, तो बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ, बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं, सबके थम्स अप आ रहे हैं। हाँ, तो बस 2 मिनट क्या कहते हैं मैं आप सबके लूँगा। जब इस परिचर्चा में जुड़े हैं तो मैं हमारे जो एक नया हमने एक महत्वपूर्ण जो एक ट्रीटमेंट प्रणाली जो हमने शुरुआत की है हमारे हॉस्पिटल में बेदांता में, वो है कि लंग्स का बदलना, जिनको हम लंग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ये बात कोविड में बहुत ज़्यादा निकल के सामने, जो सेकेंड वेव में हमने देखा
कई लोगों के फेफड़े इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते थे कि वो वेंटिलेटर पे जाएं या कहीं पे भी बड़ी मशीन पे जाएं, उसके बाद भी वो कभी रिकवर नहीं किए, उनके फेफड़े हमेशा के लिए ख़राब हो गए। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचती थी कि उन फेफड़ों को ही बदल दिया जाए, किसी नए फेफड़े को लगाया जाए। हालांकि इसकी सुविधाएं पहले बहुत कम थी, शायद साउथ के 1 या 2 सिटी थे, जैसे चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध थी। परंतु ये सुविधा नॉर्थ इंडिया में भी मेदांता में उपलब्ध है। आज भी हम एक लंग ट्रांसप्लांट कर रहे थे। और तो आई थिंक अगर किसी को भी ऐसा है कि बीमारी ऐसी है जो कभी, अब डॉक्टर ने कह दिया कि इसके बाद आगे ठीक नहीं हो सकती और उम्र उसकी 65 साल से कम है, तो उसको इसका एक बार आके मेदांता में आके परामर्श जरूर लेना चाहिए। और लंग ट्रांसप्लांट जैसी एक ऐसी प्रणाली है जिसका, ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ऐसा ट्रीटमेंट है जो शायद बहुत ही कम देशों में उपलब्ध है। मेरे ख्याल से चाइना, जापान और इंडिया, एशिया में तो ये इन 3 कंट्री में ही उपलब्ध है, और उसके अलावा यूरोप और अमेरिका में उपलब्ध है। इसके अलावा कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। और दूसरा है कि सबसे जो कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। देखिए, अगर विदेशों की बात करें तो कई करोड़ों में कॉस्ट जाती है, परंतु भारत में इसकी कॉस्ट हमने काफ़ी कम रखी है। 30 से 35 लाख रुपए इसका पूरा खर्चा आता है, पूरे उसका इलाज का। और परंतु इसके आगे अपने क्राइटेरियाज होते हैं जिसको मीट करना चाहिए। तो एक बार आके जरूर परामर्श लीजिए। लंग ट्रांसप्लांटेशन हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे हॉस्पिटल इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और लंग फाइब्रोसिस जो हो जाता है, फेफड़े में ILD की जो बीमारी हो जाती है, उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लंग ट्रांसप्लांटेशन ही है। तो आप सबको इसका एक जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको ये सब बताया है, ताकि आपके मन में रहे कि ऐसी ट्रीटमेंट हमारे देश में पॉसिबल है और हम कर भी रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। इसमें क्या हमको डोनर के लिए भी डॉक्टर साहब वेट करना पड़ता है? डोनर भी क्या चाहिए लंग? डोनर की हमें भारत में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में अभी रिसेंटली जो मन की बात है उसमें इसका मुद्दा उठाया था। डोनर, हमें ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और लंग में जो प्रॉब्लम आती है डोनेशन की, हम किसी जीवित व्यक्ति के लंग नहीं निकाल सकते। हमें कोई व्यक्ति जो मरने वाला है, जिसका हमें पता है कि आने वाले 1-2 दिन में जिसकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी ब्रेन इंजरी की वजह से हो जाएगी, सिर्फ उसी का ले पाएंगे। इस वजह से हमारे देश में डोनेशन काफ़ी कम है। बाकी के यूरोपियन देशों में तो एक कानून है कि कोई भी अगर डेथ होती है पूरे देश में, तो उसको उसके बॉडी ऑर्गन्स को डोनेशन के लिए लिया जाएगा, एज ए लॉ, एज ए कानून लिया जाएगा। हमारे देश में ऐसा कोई फोर्स कानून हम ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत मानवाधिकार के इश्यूज खड़े हो जाएंगे। परंतु अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं, स्वेच्छा से अगर अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो उससे कई जिंदगियां बच सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ऑर्गन डोनेशन की एक ड्राइव हमें बड़े बड़े स्तर पर शुरू करनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी कर दी है। मन की बात में उन्होंने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से रखा था। उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की है कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन की काफ़ी कमी है। डॉक्टर साहब, एक जो आपने बताया था दवाई जो भी कोविड के लिए नई आई है, उसके बारे में एक बार बताइए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हाँ, देखिए, कोविड के लिए जो इस बार हम लोगों को दवाई एक टैबलेट के रूप में बता रहे हैं, उसका नाम, जो अमेरिका में है उसका नाम पैक्सलोविड है। भारत में निर्माकोम करके एक ब्रांड है जिसके तहत ये बनाई जा रही है। उसमें सुबह शाम इस दवाई को, उसमें किट आती है जिसमें 3 गोलियां सुबह लेनी है, 3 गोली शाम को लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है। तो ये काफ़ी कारगर दवाई है कोविड की, जिसको लेने से वायरल लोड भी कम होता है और सिम्टम्स में भी काफ़ी कमी आती है। आई थिंक तो ये निर्माकोम के नाम से आती है दवाई। तो इसको परंतु डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इस दवाई की बहुत सारी दूसरी दवाइयों से इंटरेक्शन होती है, तो ओवर द काउंटर कभी नहीं लेना चाहिए बिना किसी डॉक्टर से पूछे। अगर आप कोई पहले से कोई दवाइयाँ खाते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि ये दवाई उन दवाइयों के साथ लेना सुरक्षित है या नहीं है, तभी आप लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक सवाल और बहुत आ रहा है, वो एंटीबायोटिक्स के यूजेस को लेके है, क्योंकि आजकल क्योंकि वायरल फीवर बहुत कॉमन हो रहा है, सबको गले में खराश काफी दिनों से है, तो लोग अपना खुद ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं।
हाँ देखिए, या ये तो गलत इसलिए देखिए, जो ज़्यादातर खांसी जुकाम होता है या तो वायरल इलनेस की वजह से होता है या एलर्जी की वजह से होता है, दोनों में ही एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो अगर जब तक आपको कोई ऐसा डेफिनेटिव आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तब तक एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक लें तो अपने फिजिशियन से पूछ के या अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे पूछ के ही लीजिए। अपने आप तो कोई दवाई लेनी नहीं चाहिए, क्रोसिन या एसिडिटी की दवाई को छोड़ के, जिनको आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जैसी चीज़ें विदेशों में तो बिल्कुल भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलते। संकल्प आपको तो पता ही होगा। तो बाहर तो ये एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर ली नहीं जा सकती। भारत में ये है कि हर चीज़ ओवर द काउंटर मिल जाती है। तो आई थिंक जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। इससे ड्रग रेजिस्टेंस भी कम होगी और हमें आने वाली बीमारियों को अच्छे से टैकल भी कर पाएंगे। संकल्प जी, मैं वापस डॉक्टर साहब को राकेश जी को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं सचिन त्रिपाठी इधर वाले अकाउंट से ज्वाइन हूँ, संकल्प दूसरे अकाउंट से ज्वाइन है। तो मैं उनको वापस से ऐड करता हूँ और ड्रॉप हो गए थे। 1 मिनट मुझे दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, सॉरी। बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था टेक्निकल रीजन से। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सचिन त्रिपाठी, आपने बहुत अच्छी चर्चा की। मैं देख रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान भर नहीं, देश विदेश से लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आपका ऐसे ही मार्गदर्शन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास को मिलता रहे और आप हमेशा सेवा न्यास के कैंपों में आते रहे, क्योंकि इस बार हमने मुख्यमंत्री जी के सामने घोषणा की थी कि हम साल में 2 बार स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। आप उसमें आइए, सतना के लोगों को जरूर जरूर जरूर, उनको विशेष प्रायोरिटी देते हुए आप देखते ही हैं, आगे भी देखते रहेंगे। अरे आज नहीं सर, इस हम जरूर पश्चात आएंगे, जरूर आएंगे। मैं पूरी टीम को, हमारी जो लंग ट्रांसप्लांट की जो नई टीम है उसको भी लेके आऊँगा, जिसमें काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। तो उनको मैंने आपके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं एक बार, तो उनको भी लेके आऊँगा। और कई दूसरे जो हमारे विभाग हैं उनके लोग भी आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपका धन्यवाद डॉक्टर आशीर्वाद। साहब। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप अपनी व्यस्तता में सवेरे 5 बजे से लगे हैं, फिर भी आप आए। हमारे रंजीत जी, सचिन त्रिपाठी, संकल्प मिश्र और सेवा न्यास के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस टीम बैठक में जोड़ पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने दर्शकों से, सभी लोगों से, कि उन्होंने अपनी बात सुनी होगी। हम इसको एडिट करके डॉक्टर साहब की पूरी परिचर्चा यूट्यूब चैनल पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास पर डाल देंगे। आप उसको कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पुरानी चर्चाएं भी हैं। इस 20वीं चर्चा में पधारे हुए देश भर के, दुनिया भर के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 6 मई शनिवार को एक बार फिर से हम एक बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलेंगे, जिसकी सूचना समय पे दी जाएगी। याद रखें, 6 मई 2023। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद संकल्प, धन्यवाद संजीता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।